हाँ तो दोस्तों ये वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। किसी भी बड़ी साजिश में पुलिस अधिकारियों या आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट प्रूव करना इजी है क्योंकि वे सीधे इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन उन नेताओं का हाथ प्रूव करना मुश्किल होता है जो उन अधिकारियों को आदेश देते हैं, क्योंकि नेता इन मामलों में बड़े चालाक होते हैं। संवेदनशील मामलों में वे अपने लिखित आदेश नहीं देते, बल्कि वे अपने जूनियर्स के माध्यम से इनडायरेक्टली मैसेजिंग करवाते हैं। उनका जूनियर नेता किसी अन्य जूनियर नेता के माध्यम से, और वो जूनियर नेता किसी बड़े अधिकारी से, और वो बड़ा अधिकारी किसी निचले अधिकारी से, और निचला अधिकारी अपने निचले कर्मचारियों से उन कामों को करवाते हैं। इस तरह काम को अंजाम देने वाले और उस काम के लिए इशारा करने वाले नेता के बीच में कई लेयर्स होती हैं। इसलिए नेताओं के अपराधों को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ना सबूत मिलते हैं और ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार होता है। गुजरात दंगों के बाद की जांच इसी तरह से देखी जानी चाहिए। गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट द्वारा नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों को भी नकार दिया। संजीव भट्ट ने एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट के आगे गवाही दी थी कि 27 फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड की रात ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी और अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे हिंदुओं के गुस्से के बीच में ना आए, हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दें। लेकिन एसआईटी ने 2012 की अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि आईपीएस संजीव भट्ट इस मीटिंग में आए ही नहीं थे और न मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई आदेश दिया था। ये कहते हुए एसआईटी ने गुजरात दंगों की साजिश में नरेंद्र मोदी की भूमिका के आरोपों को लेकर क्लीन चिट दे दी। साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, उस वक्त संजीव भट्ट राज्य की इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे। संजीव भट्ट पर राज्य की इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी और मुख्य जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर एकमात्र गवाही के रूप में सिर्फ आईपीएस संजीव भट्ट के बयान है, और वो मीटिंग है जिसमें होने का दावा आईपीएस संजीव भट्ट ने किया। इसलिए भविष्य में भी अगर कभी गुजरात दंगों में मोदी के रोल की बात हुई तो वो संजीव भट्ट की ही गवाही होगी, जो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें कर सकती हैं। संजीव भट्ट की गवाही हटाने के बाद ऐसे कोई सबूत नहीं होते जो नरेंद्र मोदी की गुजरात दंगों में भूमिका को साबित कर सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजीव भट्ट की गवाही कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे में पहला सवाल उठता है कि क्या वाकई में गुजरात दंगों से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ ऐसी मीटिंग की थी या नहीं। दूसरा सवाल उठता है कि क्या संजीव भट्ट झूठ बोल रहे हैं, क्या संजीव भट्ट इस मीटिंग में शामिल होने के पक्ष में और भी सबूत देते हैं, क्या एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के लिए जानबूझकर कुछ सबूतों को इग्नोर तो नहीं किया। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2008 में गठित एसआईटी ने गुजरात दंगों को लेकर 2 रिपोर्ट जारी की, एक प्राइमरी रिपोर्ट और एक क्लोजर रिपोर्ट। गोधरा कांड की शाम सीएम आवास पर होने वाली मीटिंग के सवाल को लेकर एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट कहती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि 27 फरवरी 2002 के दिन नरेंद्र मोदी ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी। अगला सवाल कि क्या इस मीटिंग की मिनट्स भी रिकॉर्ड की गई थी, मतलब इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या आदेश दिए गए, जिनका ब्यौरा हर सरकारी मीटिंग के बाद रखा जाता है, जिन्हें मिनट्स कहते हैं। क्या इस मीटिंग की मिनट्स रिकॉर्ड भी रखी गई थी? इसका जवाब एसआईटी देती है कि इस मीटिंग की कोई भी मिनट्स रिकॉर्ड नहीं की गई थी। गुजरात दंगों के माहौल के बीच हुई इतनी इंपोर्टेंट मीटिंग की कोई डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं की गई थी। ये अपने आप में एक शक पैदा करने वाली बात है। तीसरा सवाल, इस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे। एसआईटी की पहली रिपोर्ट बताती है कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उस वक्त गुजरात की चीफ सेक्रेटरी स्वर्ण कांत वर्मा रहीं, दूसरे गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस होम अशोक नारायण रहे, तीसरे गुजरात डीजीपी के चक्रवर्ती, चौथे अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर यानी सीपी पीसी पांडे रहे, पांचवें सेक्रेटरी होम के नित्यानंदन रहे, छठवें मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएस यानी डॉक्टर पीके मिश्रा, और सातवें सीएम के सेक्रेटरी अनिल मुकिम रहे। लेकिन एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट कहती है कि इन लोगों के अलावा इसमें गुजरात के एडिशनल सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश एस साहब भी मौजूद रहे थे। संजीव भट्ट के इस मीटिंग में शामिल न होने के लिए एसआईटी अन्य अधिकारियों के बयान का रेफरेंस देती है। एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की चीफ सेक्रेटरी स्वर्णकांत वर्मा ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि सीएम ने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि नहीं दिए थे कि हिंदुओं के गुस्से के बीच में ना आए। चूंकि ये मीटिंग 2002 में हुई थी और एसआईटी इसकी जांच 2008 के बाद कर रही थी, इसलिए स्वर्णकांत वर्मा ने मेमोरी लॉस यानी मेमोरी भूल जाने की दलील दी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि स्वर्णकांत वर्मा ने इस मीटिंग में संजीव भट्ट के शामिल होने और ना होने पर क्या कहा, यह जानकारी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं दी। स्वर्णकांत वर्मा की तरह ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस होम अशोक नारायण ने भी एसआईटी से कहा कि चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कुछ कहा था या नहीं, उन्हें याद नहीं है।
उन्हें यह भी याद नहीं है कि सेक्रेटरी होम नित्यानंदम या आईपीएस संजीव भट्ट इस मीटिंग में आए थे या नहीं। ये बात एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी। वहीं सेक्रेटरी होम के नित्यानंदन, जिनके बारे में चीफ सेक्रेटरी स्वर्णकांत वर्मा ने कहा था कि उन्हें याद नहीं कि नित्यानंदम इस मीटिंग में शामिल हुए थे या नहीं हुए थे, उन के नित्यानंदन ने एसआईटी से कहा कि संजीव भट्ट इस मीटिंग में नहीं आए थे। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर सीपी पीसी पांडे ने भी एसआईटी को कहा कि हिंदुओं के गुस्से के बीच में आने की बात सीएम ने नहीं की थी। हालांकि संजीव भट्ट इस मीटिंग में शामिल थे कि नहीं, इसे लेकर भी पीसी पांडे ने क्या कहा, ये रेफरेंस एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं मिलता। यहां दिलचस्प बात यह रही कि जब एसआईटी ने सीएम के सेक्रेटरी अनिल मुकिम से इस मीटिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड करने की बात से इनकार कर दिया, जबकि मीटिंग में शामिल हुए अन्य लोगों ने उनका नाम कंफर्म किया था कि वे मीटिंग में आए थे। कुल मिलाकर किसी भी मेंबर ने यह कबूल नहीं किया कि हां संजीव भट्ट इस मीटिंग में आए थे, और इन 7 अधिकारियों में से किसी ने भी यह भी नहीं कहा कि हां मोदी ने ऐसा कुछ निर्देश दिया था। इस तरह एसआईटी ने संजीव भट्ट के आरोपों को डिस्क्रेडिट कर दिया और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन इस कहानी में अभी बहुत मोड़ आने थे। ये ऐसे साफ और सीधी दिखने वाली जो नजर आती है वैसी कहानी नहीं है। आईपीएस संजीव भट्ट के अलावा आईपीएस आरबी श्री कुमार ने भी इस मीटिंग का जिक्र किया था। आईपीएस आरबी श्री कुमार गुजरात दंगों के वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। गुजरात दंगों की जांच करने वाले गुजरात सरकार द्वारा गठित नानावती आयोग के सामने श्री कुमार ने एक एफिडेविट दिया था। इस एफिडेविट में आरबी श्री कुमार ने कहा कि मेरे और डीजीपी के चक्रवर्ती के बीच हुई बातचीत में चक्रवर्ती ने कहा था कि उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि दंगों के दौरान पुलिस हिंदू और मुसलमान दोनों के खिलाफ एक एक करके कार्रवाई करती है, लेकिन इस बार ऐसा ना करे, हिंदुओं को उनका गुस्सा निकालने दें। आईपीएस श्री कुमार के एफिडेविट के अनुसार चक्रवर्ती ने आगे कहा कि मीटिंग में मौजूद किसी ने भी, मतलब अहमदाबाद के कमिश्नर पीसी पांडे और एसीएस होम अशोक नारायण में से किसी ने भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आईपीएस श्री कुमार के अनुसार चक्रवर्ती ये महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का ये स्टैंड पुलिस अधिकारियों के द्वारा दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेने में एक बड़ी बाधा थी। श्री कुमार के इस एफिडेविट पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डीजीपी के चक्रवर्ती ने एसआईटी को कहा कि उन्होंने श्री कुमार को ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने हिंदुओं का गुस्सा निकालने के लिए कहा था। इस तरह एसआईटी ने संजीव भट्ट की गवाही के साथ साथ एडीजी श्री कुमार के भी बयान को बेसलेस साबित कर दिया। लेकिन क्या वाकई में संजीव भट्ट की गवाही में सच्चाई नहीं थी? क्या वाकई में आईपीएस श्री कुमार की गवाही में भी सच्चाई नहीं थी? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं कहा था, या इस कहानी में कुछ झूल है? जिन 7 अधिकारियों के बयान एसआईटी ने छापे, इनमें से 3 अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने मोदी के द्वारा पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स ली, यानी रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पुरस्कार स्वरूप नौकरियां मिली। इसलिए स्वाभाविक है कि वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। ये मैं नहीं कह रहा, खुद एसआईटी की जांच को हेड कर रहे आर.के. राघवन ने अपनी एसआईटी की रिपोर्ट पर अपना कंक्लूजन लिखते हुए लिखा। राघवन ने लिखा कि 3 अधिकारियों पीसी पांडे, पीके मिश्रा और अशोक नारायण को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स दी गई, इसलिए वे मोदी के खिलाफ बोलने के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन इस तथ्य को मानने के बाद भी एसआईटी ने इन अधिकारियों के बयानों को जस का तस मान लिया कि उन्हें याद ही नहीं है कि मीटिंग में क्या निर्देश दिए गए थे और आईपीएस संजीव भट्ट आए थे या नहीं आए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद एसआईटी के चेयरमैन आर.के. राघवन को मोदी सरकार द्वारा पोस्ट रिटायरमेंट के बाद साल 2017 में साइप्रस देश का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। एसआईटी ने आईपीएस संजीव भट्ट की तरह ही आईपीएस श्री कुमार की गवाही को भी ये कहकर नकार दिया कि डीजीपी के चक्रवर्ती ने मना कर दिया है कि उन्होंने श्री कुमार को मोदी की इस मीटिंग के बारे में ऐसा कुछ कहा था। बड़ी ही भोली भाली एसआईटी है, चक्रवर्ती ने मना कर दिया है, इसलिए एसआईटी ने भी मान लिया और केस वहीं खत्म कर दिया। एसआईटी ने इस मीटिंग के बारे में सिर्फ संजीव भट्ट और श्री कुमार की ही गवाही को नहीं नकारा, बल्कि गुजरात भाजपा में मोदी के बाद आने वाले सबसे बड़े नेता हरेन पांड्या की गवाही को भी नकार दिया। हरेन पांड्या गुजरात के गृह मंत्री रहे थे, जिन्हें मोदी अपना कंपटीशन मानते थे। हरेन पांड्या ने गुजरात दंगों के कुछ महीने के भीतर ही इस मीटिंग को लेकर एक सिटीजन ट्रिब्यूनल को गवाही दी थी, जिसकी खबर आउटलुक मैगजीन ने लीक कर दी थी। इस गवाही के बाद हरेन पांड्या का फोन सर्विलांस पर लगा दिया जाता है, ऐसे आरोप भी एक पुलिस अधिकारी ने लगाए थे। साल 2003 में ही हरेन पांड्या की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी जाती है। हरेन पांड्या की रहस्यमयी हत्या को लेकर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जहां संजीव भट्ट ने 2011 में गवाही दी थी, वहीं श्री कुमार ने 2005 में दी थी और वहीं हरेन पांड्या ने 2002 में ही ये गवाही दे दी थी कि एक मीटिंग हुई है। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता और गुजरात दंगों में पीड़ितों की कानूनी मदद करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ का बयान भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक इंटरव्यू में तीस्ता सीतलवाड़ से पूछा गया कि जब संजीव भट्ट ने नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर रहस्य खोला तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? इस पर तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि पहला रिएक्शन तो यही था कि फाइनली सच बाहर आ रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब हमने इस मीटिंग के बारे में
सुना था। गुजरात में रहने वाले पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों और पॉलिटिकल क्लास में इस मीटिंग के बारे में गोधरा कांड के एक हफ्ते के अंदर ही पता चल गया था। सब जानते थे कि इस तरह की एक मीटिंग हुई है। मैंने इस मीटिंग के बारे में अपने मैगजीन कम्युनलिज्म कम्बैट में भी लिखा था। संजय भट्ट आईपीएस श्री कुमार से लेकर भाजपा नेता हरेन पांड्या और तीस्ता सीतलवाड़ के बयानों से स्पष्ट होता है कि गुजरात में टॉप लेवल के लोगों को इस मीटिंग और इसमें दिए गए निर्देशों के बारे में पहले से पता था। लेकिन चूंकि यह मीटिंग इतने हाई लेवल की थी कि खासकर मोदी के ही विश्वसनीय लोगों के बीच में थी, उसमें भी एक ताकतवर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मीटिंग में कही गई बातों को साबित करना आसान नहीं था। लेकिन आईपीएस संजीव भट्ट का गवाही देना बेहद महत्वपूर्ण एविडेंस था। संजीव भट्ट ने इस मीटिंग में शामिल होने के सबूत के रूप में कुछ लोगों की गवाहियां भी दिलवाई। गुजरात पुलिस के हेड कांस्टेबल रहे नरेश भाई ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा करवाते हुए कहा कि मैं मेमनगर पुलिस चौकी पर हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात था। सुबह के करीब 9:30 पर ही मैं अन्य दिनों की तरह ही मेमनगर चौकी पहुंच गया। दंगों के माहौल की वजह से मैं रात 12 बजे तक चौकी पर रहा। संजय भट्ट का घर मेमनगर चौकी से मात्र 200 मीटर दूर है। रात करीब 9:30 बजे और 10 बजे के बीच मुझे स्टेट कंट्रोल रूम की तरफ से कॉल आया कि डीजीपी जानना चाहते हैं कि संजय भट्ट गांधीनगर में होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए निकले हैं कि नहीं। स्टेट कंट्रोल रूम ने मुझसे कहा कि संजय भट्ट का फोन नहीं मिल रहा और उनके घर का नंबर भी लगातार बिजी जा रहा है। स्टेट कंट्रोल रूम के निर्देश के बाद मैं तुरंत ही संजय भट्ट के घर गया, लेकिन मुझे पता चला कि वे 10 मिनट पहले ही मीटिंग के लिए निकल गए। हेड कांस्टेबल नरेश भाई ने आगे गवाही दी कि मैं ये तथ्य बताना चाहता हूं कि इसके बाद मुझे स्टेट कंट्रोल रूम से कोई कॉल नहीं आई। नरेश भाई की तरह ही असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर करण सिंह पंत की गवाही भी आईपीएस संजीव भट्ट के पक्ष में रही। सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए अपने एफिडेविट में करण सिंह पंत कहते हैं कि मैं जीवीआईपी सिक्योरिटी ब्रांच में तैनात था। मेरी ड्यूटी सीनियर अधिकारियों की सुरक्षा करना था। 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक मैं कैजुअल लीव पर था। 27 फरवरी के दोपहर जब मैं गांधीनगर में था तब मुझे गोधरा कांड के बारे में पता चला। दंगों के माहौल को देखते हुए मैं तुरंत स्टेट इंटेलिजेंस ऑफिस पहुंचा और अपने सीनियर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस आईपीएस संजीव भट्ट को रिपोर्ट किया। रात 8 बजे खाना खाने के बाद मैं ऑफिस पहुंचा और इस दौरान संजीव भट्ट ने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया कि वे सीएम के साथ होने वाली स्पेशल मीटिंग में जाएंगे, इसलिए मैं गोधरा कांड से संबंधित डेटा के 2 फोल्डर तैयार कर लूं। करण सिंह पंत ने आगे गवाही देते हुए कहा कि मैं कागज तैयार कर लेने के बाद गांधीनगर पुलिस भवन के पार्किंग फोयर पहुंच गया, जहां संजीव भट्ट खुद डीजी और आईजीपी को रिपोर्ट करते हैं। करीब 10:15 पर जैसे ही संजीव भट्ट आए, मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट्स दे दिए। भट्ट के साथ डीजी और आईजीपी अपने ऑफिशियल वाहनों में थे। भट्ट ने कहा कि मैं उनकी गाड़ी में बैठकर पीछे पीछे आ जाऊं, जिसे भट्ट के ड्राइवर ताराचंद यादव चला रहे थे। भट्ट डीजी और आईजीपी की गाड़ी में बैठ गए और मैं भट्ट की कार में पीछे। इसके बाद हम सीएम आवास पहुंच गए, जहां से भट्ट और आईजीपी सीएम के साथ मीटिंग के लिए निकल गए। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि करण सिंह पंत ने भी एसआईटी द्वारा गवाहों को धमकाने का आरोप भी लगाया। करण सिंह पंत के अनुसार 5 अप्रैल 2011 को मुझे एसआईटी द्वारा स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया, जहां मुझ पर प्रेशर बनाया गया और इंटिमिडेट किया गया ताकि मैं उनकी स्टोरी के हिसाब का बयान दर्ज करा दूं, यानी आईपीएस संजीव भट्ट के खिलाफ बयान दर्ज कराऊं। जहां अब आईपीएस संजीव भट्ट के ड्राइवर ताराचंद यादव का बयान भी इंपोर्टेंट हो जाता है। ड्राइवर ताराचंद यादव ने अपने एफिडेविट में गवाही देते हुए कहा कि मैं 1999 से डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस के यहाँ ड्राइवर कांस्टेबल पद पर तैनात किया गया। 27 फरवरी 2002 के दिन में संजीव भट्ट के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर के अलग अलग हिस्सों में गया। रात 9:30 बजे मुझे संजीव भट्ट का फोन आया कि सीएम के यहाँ एक स्पेशल मीटिंग में जाना है। इसके बाद हम करीब 10:20 पर सीएम आवास पहुंचे। असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर करण सिंह पंत की तरह ही ड्राइवर कांस्टेबल ताराचंद यादव ने भी एसआईटी की टीम पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और अपनी स्टोरी के हिसाब से बयान देने के आरोप लगाए। इस केस से जुड़े एमिकस क्यूरी ने भी एसआईटी की इस रिपोर्ट के कंक्लूजन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ही नरेंद्र मोदी पर मुकदमा बनता है। भट्ट और अन्य लोग सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये बात केवल ट्रायल के दौरान गवाहों के एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन से ही पता चल सकती थी। दरअसल एमिकस क्यूरी कोर्ट केस से जुड़ा एक निष्पक्ष आदमी होता है जो दोनों पक्ष में से किसी का भी पक्ष नहीं लेता और कोर्ट की मदद करने के लिए होता है। एमिकस क्यूरी की बातें इसलिए भी जरूरी मालूम पड़ती हैं क्योंकि खुद एसआईटी ने पाया कि बड़े पुलिस अधिकारी दंगों के वक्त निष्क्रिय पाए गए थे। वैसे में ये तो पता चलना ही चाहिए कि इन बड़े अधिकारियों को निष्क्रिय रहने का आदेश कहां से आ रहा था। वे किसकी प्रेरणा से दंगाइयों से पीड़ितों को नहीं बचा रहे थे? क्यों उन्होंने पुलिस धर्म नहीं निभाया? खुद एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि अहमदाबाद के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एम.के. टंडन, जिनके क्षेत्र में 200 मुस्लिम्स की हत्याएं हुई, वे जानबूझकर अपनी ड्यूटी न निभाने के दोषी पाए गए। कमाल की बात यह रही कि इसके बावजूद उन्हें पनिश करने के बजाय उन्हें गुजरात सरकार के द्वारा एडीजीपी जैसी बड़ी पोस्ट के लिए प्रमोट किया गया। एम.के. टंडन के जूनियर डीसीपी पीबी गोंडिया भी बेगुनाह मुस्लिमों के
नरसंहार होने देने के दोषी पाए गए। बावजूद इसके उनके ऊपर एक्शन लेने के बजाय उन्हें प्रमोट करके सिविल डिफेंस विभाग के जॉइंट डायरेक्टर बना दिए जाते हैं। खुद एसआईटी कहती है कि अगर ये दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते तो सैकड़ों लोग जीवित बचाए जा सकते थे। जब तक साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के पीड़ित जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई कर एसआईटी का गठन नहीं किया, तब तक राज्य की मोदी सरकार द्वारा इन दोनों को कहीं भी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। एसआईटी ने खुद पाया कि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पीआई यानी केजी इरडा ने अपने सीनियर्स को गुलबर्ग सोसाइटी के बारे में बता दिया था, जहां 60 करीब लोगों की हत्याएं हुई। उसके बारे में समय पर ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन इंस्पेक्टर केजी इरडा के सीनियर्स पर कार्रवाई करने के बजाय केजी इरडा के खिलाफ ही चार्जशीट लाई गई। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने मोदी की मीटिंग में शामिल होने वाले अहमदाबाद के कमिश्नर पीसी पांडे के कॉल रिकॉर्ड्स और कंट्रोल रूम के कॉल रिकॉर्ड्स के एसआईटी के सामने एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किए, जिनसे साबित होता है कि कमिश्नर पीसी पांडे ने गुलबर्ग सोसाइटी वाले इलाके में दोपहर 12:54 पर जाकर कर्फ्यू घोषित किया, जबकि पीसीआर रिकॉर्ड्स के अनुसार 12:38 तक तो 4 से 5 हजार दंगाइयों की भीड़ गुलबर्ग सोसाइटी को घेर चुकी थी। कानून के मुताबिक पीसी पांडे को समय पर कर्फ्यू घोषित कर देना चाहिए था। दोपहर करीब 2:09 पर मेघनी नगर के इंस्पेक्टर केजी इरडा, जिस क्षेत्र में गुलबर्ग सोसाइटी आती है, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेज की डिमांड की थी। इसका आदेश भी पीसी पांडे को करना चाहिए था, लेकिन पीसीआर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पीसी पांडे के द्वारा इस क्षेत्र में शाम तक पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात नहीं की गई थी। जब तक गुलबर्ग सोसाइटी में 60 करीब लोगों को जिंदा जला दिया गया या मौत की घाट उतार दिया गया था। एसआईटी ने खुद पीसी पांडे के जूनियर एमके टंडन और डीसीपी पीवी गोंडिया को अपनी जिम्मेदारी न निभाने का दोषी पाया। एमिकस क्यूरी ने इस मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने का सुझाव दिया। बावजूद इसके एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में मात्र डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कोर्ट को कहा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसआईटी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी या हत्यारों को बचाने का काम कर रही थी। एसआईटी अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहती है कि टंडन और गोंडिया का काम अनप्रोफेशनल था और वे सीनियर पुलिस ऑफिसर बनने लायक नहीं है। बावजूद इन दोनों पर कार्रवाई करने लायक एसआईटी ने कुछ नहीं कहा, न ये खोजने की कोशिश की कि आखिर ये अधिकारी किसके इशारे पर ऐसा कर रहे थे, इनके ऊपर कौन था और उसके ऊपर कौन था। एसआईटी ने अपनी प्राइमरी और लास्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की कि आईपीएस संजीव भट्ट उस मीटिंग में थे कि नहीं, लेकिन एसआईटी ने यह खोजने की कोशिश नहीं की कि वे अफसर खुद जांच के जो दायरे में हैं वे झूठ बोल रहे हैं या सही हैं। बस संदिग्ध अधिकारियों ने जैसा कहा उसे ही सबूत के तौर पर पेश कर दिया, जबकि वे खुद सरकार से लाभान्वित हो रहे थे। उन्हें प्रमोशन मिले, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स मिली। सवाल उठता है कि जिस तरह एसआईटी ने एक ईमानदार अफसर आईपीएस संजीव भट्ट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, वैसे उसने अन्य अधिकारियों के बयानों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश क्यों नहीं की। जिन अधिकारियों के बयानों को छापते हुए एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा था कि उन्हें याद नहीं है कि आईपीएस संजीव भट्ट आए थे या नहीं, उन्हें याद नहीं है कि सीएम ने ऐसा कहा था कि नहीं, उन्हीं के बारे में एसआईटी अपनी क्लोजर रिपोर्ट में लिखती है कि उन्हें सब याद है। वे अधिकारी अब निश्चित होकर कहते हैं कि हाँ, संजीव भट्ट नहीं आए थे, और वे अधिकारी अब निश्चित होकर कहते हैं कि मोदी ने ऐसा नहीं कहा था। मतलब जो पहली रिपोर्ट में कह रहे थे कि उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, वे अब कह रहे थे कि उन्हें सब याद है। एसआईटी की प्राइमरी और सेकेंडरी रिपोर्ट आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एसआईटी ने अपनी ईमानदारी पर तब और शक करने की जगह छोड़ दी जब उसने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि अगर ये आरोप सही भी हों, तब भी 4 दीवारी के कमरे में कहे गए ऐसे शब्द कोई अपराध के बराबर नहीं है। जांच एजेंसी एसआईटी के द्वारा कहे गए इन शब्दों के बाद कहने को कुछ बचता नहीं है। सीएम और प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों की आंख के इशारे पर भी इस मुल्क के हजारों लोगों की जान जाने के लिए काफी है और उन्हें साबित करना मुश्किल होता है। वैसे में एक आईपीएस द्वारा दी गई गवाही के बाद भी अगर एसआईटी ऐसा सोचती है कि 4 दीवारी में कहे गए सीएम का स्टेटमेंट अपराध नहीं है, फिर इस केस में साबित करने के लिए कुछ नहीं बचता। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईटी की यह रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में क्लीन चिट देने का आधार बनती है। सवाल यह है कि बाद में उन संजीव भट्ट का क्या हुआ। उन संजीव भट्ट के पुराने केस निकाल लिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। आईपीएस संजीव भट्ट साल 2018 से ही जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वे कब बाहर निकल पाएंगे, इसकी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। संजीव भट्ट को एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और एक दूसरे मामले में अलग से 20 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे लगता है कि संजीव भट्ट अब शायद ही जेल से बाहर आ सके। कम से कम इस नरेंद्र मोदी जब तक पीएम है या जब तक केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, तब तक संजीव भट्ट की बेगुनाही शायद ही साबित हो। जब तक संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में साल 2011 में गवाही नहीं दी थी, तब तक उन पर इनमें से कोई केस नहीं चल रहा था। ये सब केस 10, 12 साल पहले ही खुद गुजरात सरकार के द्वारा बंद किए गए थे और संजीव भट्ट को क्लीन चिट मिली थी। लेकिन आज मोदी को क्लीन चिट मिली हुई है और संजीव भट्ट जेल में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।